Hi guys, welcome back to the another video of UPSC or Nothing. Today we are going to discuss current affairs for 4th of August 2020. Before wasting any further time, let's dive into the topics of the day, which are Galapagos Archipelago, Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network, Bharat Air Fiber, Aarhus Convention, National Green Tribunal. Then we have got a question on Agatti Island, then National Education Policy 2020, then Dhole, Crew Dragon spacecraft, and at last SARC. So moving on to our first question of the day, which of the following statements are correct about Galapagos Archipelago? First, it is an independent volcanic archipelago in the Pacific Ocean. Second, it is known for its high congregation of marine species that comes under the influence of Benguela Current. Our options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, none of the above. Okay. If we look into our first statement, that it is इंडिपेंडेंट वोल्केनिक आर्किपेलेगो इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में है, ये तो सही है। वोल्केनिक आर्किपेलेगो है, ये भी सही है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इट इज अ प्रोविंस ऑफ इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री। Another statement, it is known for its high congregation of marine species that comes under the influence of Benguela current. This statement is also wrong. It is not under the influence of Benguela current, but under the influence of पेरू करंट। ठीक है, बेंगोला करंट हमारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो और करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द अबव। इसको मैप्स के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए, ये गैलापागोस आइलैंड्स हैं, इक्वाडोर है इसके पास में है, ये पैसिफिक ओशन में है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वी शुड नो दैट इट इज़ द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। देन these islands were also subject of Charles Darwin's theory of evolution, and he also described it as world in itself. फिर आप देखें कि इक्वेटर की लाइन गई हुई है यहाँ पे, और ये आइलैंड्स हैं। सो दे लाई इन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, मतलब आधे नदर्न हेमिस्फीयर में, आधे सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, फिर आप ये देख रहे हैं, ये करंट गई हुई है, ये हम्बोल्ट करंट, इसी को पेरू करंट भी बोलते हैं, जो अपन ने डिस्कस किया है। ये नॉर्थवर्ड्स जा रही है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। इट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ईस्टर्न बाउंड्री करंट सिस्टम। ठीक है, ये कोल्ड करंट है और इसकी लो सैलिनिटी की वजह से बहुत प्रोडक्टिव हो जाती है। Another thing is that it accounts to 18 to 20% of the world's marine fish catch. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क रिसेंटली सीन इन न्यूज कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ए इंडिया चाइना, बी इंडिया भूटान, सी नेपाल एंड चाइना, डी चाइना एंड पाकिस्तान। ओके, अपना जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, नेपाल एंड चाइना। ये देखिए, इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर विच इज़ बिटवीन चाइना एंड नेपाल. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव and consist of various infrastructural projects like China and Nepal railway, highway projects, and it also includes updating of existing infrastructure in Nepal. ये न्यूज़ में था क्योंकि अभी क्वाड्रिलेटरल डायलॉग हुआ है चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के बीच में, जिसमें इसका मेंशन हुआ था, इसलिए हमने इस पे ऊपर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। अनदर थिंग जो इस डायलॉग में हुई कि यहाँ पे एक 4 पॉइंट एजेंडा आया है टू फाइट कोविड-19, जिसमें बोला गया है कि चाइना विल शेयर इट्स कोविड-19 कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, देन कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, जैसे सीपैक को अफगानिस्तान एक्सटेंड करने के लिए भी प्रपोजल आया है। फिर सारे कंट्रीज़ के बीच का जो ग्रीन चैनल है उसको भी ओपन करने की बात हुई है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आप ये देखिए कि जो ये क्वाड्रिलेटरल डायलॉग हुआ है, इसमें चाइना के अलावा जो बाकी 3 कंट्रीज़ हैं ये सार्क नेशंस हैं। तो आप देखेंगे कि चाइना टारगेट कर रहा है सार्क कंट्रीज़ को, तो जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, तो moving on to our next question, which of the following statements are correct about Bharat Air Fiber? Our statements are: it is being introduced by BSNL as part of the Digital India initiative by the Government of India. Second, it is being scaled in few selected metropolitan cities. Our statements are 1 only, 2 only, both 1 and 3, and D, none of the above. अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो क्या ये BSNL ने इंट्रोड्यूस किया है? राइट, पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया, राइट, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। सेकेंड, इट इज़ बीइंग स्केल्ड इन फ्यू सिलेक्टेड सिटीज़, जी नहीं, ये पैन इंडिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन इज ए, 1 ओनली। और चीज़ें कुछ देख लेते हैं इसके बारे में, इस भारत एयर फाइबर के बारे में। इसकी कनेक्टिविटी स्पीड 100 Mbps होगी। ये बोथ वायरलाइन एंड वायरलेस सेगमेंट, मतलब इट विल प्रोवाइड बोथ वायरलाइन एंड वायरलेस सेगमेंट एंड सर्विसेज। ठीक है, फिर अनदर थिंग इज़ दैट कि ये अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉल भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर
इट प्रोवाइड्स वायरलेस कनेक्टिविटी अप टू रेंज ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कोई भी मोबाइल टावर या टेलीकॉम टावर हो सकता है। फिर इसमें क्या होगा कि बीएसएनएल यंग और लोकल एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी टाई अप करेगा टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, हैंस कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट आरहस कन्वेंशन। अब ये आरएस कन्वेंशन का अपना नाम बहुत कम सुना होगा, यह भी न्यूज़ में है क्योंकि ईआईए नोटिफिकेशन आया 2020 जो आपको पता है, उसके कुछ प्रोविजंस बहुत ही अ, अभी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है उनके कुछ प्रोविजंस को लेके, कुछ कंसर्न्स हैं। तो उसमें एक आरएस कन्वेंशन के बारे में हिंदू में इसके बारे में दिया हुआ था एक आर्टिकल में, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है जो हमें पता होना चाहिए कि क्या है। पहला है, इट एस्टैब्लिशेस वेरियस राइट्स टू द इंडिविजुअल्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट। Second, it is not legally binding. Third, India is party to the convention. Our options are 1 only, 1 and 2 only, 3 only, all of the above. Okay. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये एनवायरनमेंट से रिलेट करता है एंड इट स्टैब्लिशेस राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। सेकंड, क्या ये लीगली बाइंडिंग नहीं है? तो ये गलत ऑप्शन स्टेटमेंट है, इट इज़ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। ठीक है। फिर इंडिया इज पार्टी टू द कन्वेंशन, नो इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द कन्वेंशन। तो स्टेटमेंट 2 and 3 आर रॉन्ग, करेक्ट हो जाता है अपना 1 ओनली। इसमें देखिए, ये कन्वेंशन अपनी 1998 में साइन हुई थी एंड केम इनटू इफेक्ट इन 2001। साइन ये हुई थी डैनिश सिटी ऑफ आरस में, इसलिए इसको आरस कन्वेंशन बोलते हैं। डैनिश मतलब डेनमार्क। इसमें 46 पार्टीज हैं, इसमें 45 नेशंस और यूरोपियन यूनियन है। अनदर थिंग वी शुड नो अबाउट दिस इज दैट इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस टू रिकॉग्नाइज देयर एनवायरमेंटल राइट्स, ताकि एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग में उनको इंक्लूड किया जाए। ठीक है। अब जो ये 46 पार्टीज हैं, ये मोस्ट ऑफ देम आर इन यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में कन्फाइंड नहीं है। ठीक है, इस कन्वेंशन की जितनी भी पार्टीज हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट अबाउट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। First, it is a constitutional body. Second, with its establishment, India became the first country in the world to set up a specialized environmental tribunal. Third, it is mandated to make disposal of applications or appeals finally within 6 months of filing. Fourth, its functions are bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure 1908. Our statements are options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 4 only, all of the above. अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो दिस इज रॉन्ग, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। फिर सेकंड, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप दिस ट्राइब्यूनल, नो, बिकेम द थर्ड कंट्री आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, अगर डेवलपिंग कंट्रीज में बात आती है तब इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा, बट अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात आती है तो थर्ड है। ठीक है। It is mandated to make disposal of applications or appeals within 6 months. Correct. Its functions are bound by procedure laid by CPC. जी नहीं, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, बट इसको पीएनजे के अंडर में फंक्शन करना होता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है जो। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। It comprises of a chairperson, some judicial members and some expert members. Chairperson is appointed by central government in consultation with Chief Justice of India. जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स हैं वो सिलेक्शन कमेटी के थ्रू अपॉइंट होते हैं। ठीक है, इनका टेन्योर 5 years होता है एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 20, मतलब 10 से 20 रेंज में मेंबर्स होने चाहिए ईच फॉर जुडिशियल मेंबर्स एंड ईच फॉर एक्सपर्ट्स। ठीक है। अनदर थिंग, इट हैज़ गॉट एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। फिर इसके ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है, बट दैट इज ऑल्सो विद इन 90 डेज। फिर इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके 4 अदर बेंचेस हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एनजीटी बारे में जो हम लोग को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगत्ती आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आवर ऑप्शंस आर अंडमान एंड निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरला, डी दमन एंड दीव। थिंक अबाउट इट। ओके, राइट ऑप्शन इज बी लक्षद्वीप। ये भी न्यूज़ में था क्योंकि एनजीटी की सदन बेंच ने अभी एक स्टे ऑर्डर दिया है आइलैंड में कोकोनट ट्रीज जो गिराए जा रहे थे उसको रोकने के लिए। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था। तो अपन लक्षद्वीप के बारे में और पढ़ लेते हैं मैप के थ्रू। ये देखिए, ये पूरा अरेबियन सी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारे ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ें देखने वाली बात है कि कौन सा आइलैंड हमारा सबसे पास है शोर के, कौन सा सबसे बड़ा है, कैपिटल क्या है। तो स्टार्टिंग करते हैं कैपिटल से। कावराटी आइलैंड है, ये कैपिटल है आपका लक्षद्वीप आइलैंड का। आर डॉट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड
among the group of Lakshadweep Island and it is also closest to the Kerala shore. ठीक है, मेनलैंड से सबसे करीब यही है. फिर सदर्न मोस्ट मिनिकॉय आइलैंड है. ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. अभी न्यूज़ में है क्योंकि कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है. पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इट अडॉप्टेड 5+3+3+4 मॉडल फॉर स्कूल एजुकेशन स्टार्टिंग एट एज 3. देखते हैं. Second, it does not allow international universities to open campuses in India. Third, it emphasizes on making mother tongue as the medium of instruction at least till grade 8. Our options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, and 3 only. अगर हम इसमें पहला स्टेटमेंट देखें तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है कि अब ये नया मॉडल आ चुका है 5+3+3+4, जो कि पहले 10+2 था, जो हम सबको पता है, +2 सेकेंडरी था. ठीक है. फिर सेकेंड है, इट डज नॉट अलाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज टू ओपन कैंपसेस. ये गलत है. अब नए के अंडर टॉप 100 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज कैन ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है. थर्ड, इट एम्फेसाइजेस ऑन मेकिंग मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट टिल ग्रेड 8. दिस इज रॉन्ग. बाकी सब कुछ सही है लेकिन ये ग्रेड 8 गलत है, यहाँ पे ग्रेड 5 है. ठीक है, टिल ग्रेड 5 तक मदर टंग में बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए. तो अपना आंसर है ए, 1 ओनली. इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं. यहाँ पे देखिए मल्टी स्ट्रीम का ऑप्शन आ गया है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई. जो पहले रिजिडिटी थी कि साइंस कॉमर्स सब अलग अलग था, अब इसमें आप मिक्स एंड मैच करके पढ़ सकते हैं, बच्चे को जैसा मन करे. डाइल्यूटेड बोर्ड हो गया है कि बच्चे की कोर कॉम्पिटेंसीज को जज किया जाएगा और साल में 2 बार हो सकते हैं. मल्टीलिंगुअल हो गया है. यहाँ पे जो क्लास 8 है ये गलत है, दिस इज क्लास 5, यहाँ पे 5 है. ठीक है. फिर बैगलेस डेज, मतलब बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी अब इंटर्नशिप्स करने का मौका मिलेगा. तो ये स्कूल से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी. अब कॉलेजेस से रिलेटेड देखते हैं. एसएटी लाइज कॉलेज टेस्ट, मतलब अब कॉलेज टेस्ट एसएटी के अकॉर्डिंग होंगे. जैसे एसएटीज आपके अमेरिका में होते हैं उसी तरह अब इंडिया में भी होंगे. फिर 3 ईयर बैचलर डिग्री जो जैसे अपनी बीएससी बीए वगैरह थी वो 4 ईयर्स की हो जाएगी. फिर फी कैप कर दी गई है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट की अपने मन मर्जी आप कुछ भी नहीं पैसे ले सकते हो. ठीक है, उसके लिए भी फी कैपिंग हो गई है. फिर अनदर थिंग, एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. देन अनदर थिंग, इट ब्रॉट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अंडर द एम्बिट ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग, मतलब जो 3 से 5 ईयर्स वाली जो स्कूलिंग है वो फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आ चुकी है. देन सम फ्यू स्टैटिक फैक्ट्स विच वी शुड नो अबाउट दिस एनईपी, कि सबसे पहले ये एनईपी 1968 में आई थी अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी एंड बेस्ड ऑन कोठारी कमीशन. देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, second NEP got revised in 1992 under the prime ministership of राजीव गांधी. ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ढोल. फर्स्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज एशियन वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग और माउंटेन वुल्फ. सेकंड, it is the only large carnivore in India that is under the IUCN's endangered category. Third, India has the highest number of dholes in the world. We are discussing this topic because there is a research conducted recently on the conservation of dhole. So, moving on to our first statement, it is also known as Asian wild dog, correct. Indian wild dog, correct. Mountain wolf, तो first statement सही है. Second, it is the only large carnivore in India that is under endangered category, wrong. It is the second to tiger. Tiger is the one which is also included under endangered category, and second is this dhole. ठीक है. फिर India has the highest number of dholes in the world. This is also correct. तो ये 3 statements में से पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है. Our option is C, which is the right one. ये एक पिक्चर है, ये इस तरह का दिखता है. ठीक है. Moving on to our next question. Which of the following statements is or are correct about Crew Dragon spacecraft? It is the first private spacecraft to launch human into space. Second, it is a part of the Dragon 2, a class of reusable spacecraft built by NASA. Third, it is done under demo mission of NASA and SpaceX. Our options are 1 only, 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only. अगर पहला स्टेटमेंट देखें ये बिल्कुल सही है. इट इज़ द फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू लॉन्च ह्यूमन इनटू स्पेस. सेकंड, इट इज़ पार्ट ऑफ ड्रैगन 2 क्लास ऑफ रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट बिल्ड बाय नासा. ये गलत है. सब कुछ सही है, बस इसमें ये चीज़ गलत है क्योंकि इट इज़ नॉट बिल्ड बाय नासा, इट इज़ बिल्ड बाय स्पेसएक्स. थर्ड, इट इज़ डन अंडर डेमो 2 मिशन ऑफ नासा एंड स्पेसएक्स. ये चीज़ सही है बट ये डेमो नहीं, डेमो 2 मिशन है ना. तो कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी स्टेप से ट्रांजिशन कुछ कर सकता है. सो our right option is A, only one. Then moving on to our next question, which of the following statements is or are correct about SAARC countries? First, it comprises of 7 member states. Second, it was established with signing of the SAARC charter in Dhaka in 1985. Third,
It headquarters and secretariat of the association are at Dhaka, Bangladesh. 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, all of the above. हमको बताना है इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है. अगर हम पहला देखें कि क्या ये 7 मेंबर स्टेट्स हैं, जी नहीं, इट इज़ comprised of 8 member states. वो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. सेकंड, it was established with the signing of the SAARC Charter in Dhaka, correct, in 1985. थर्ड, headquartered and secretariat of the association is at Dhaka, Bangladesh. ये गलत है क्योंकि ये काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल. ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में. अच्छा, इसके 8 मेंबर्स को याद करने के लिए एक एक्रोनिम है विच इज़ MBBS पेन. M for Maldives, B for Bangladesh, B for Bhutan, S for Sri Lanka, P for Pakistan, A for Afghanistan, I for India, N for Nepal. तो MBBS पेन बहुत ही ईजी है. ठीक है, इसमें 9 ऑब्जर्वर्स भी हैं जिसमें चाइना और US भी इंक्लूड हैं. लेटेस्ट मेंबर अफगानिस्तान है जो 2005 में बना था 13 सबमिट में. ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटेस्ट मेंबर. इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आ जाते हैं. Also, SAARC member countries constitute 3% of the world area and 21% of world's population. ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में. 10 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए. सो आई होप यू गाइज ऑल लाइक दिस लेक्चर. बिफोर leaving this video, please like, comment, subscribe and share. Thank you so much guys.